नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तराखंड के देहरादून में बड़ा हादसा हुआ है। यहां डोईवाला रानी पोखरी में पुल गिर गया, कई वाहन नदी में गिर गए। देहरादून से ऋषिकेश का संपर्क भी इस वक्त टूट गया है। देहरादून से नेपाली फॉर्म होकर अब लोगों को ऋषिकेश जाना होगा, यानी कि देहरादून से ऋषिकेश की दूरी अब तकरीबन दोगुनी हो गई है। पहले जितना वक्त लगता था अब उससे दोगुना वक्त लगेगा। बड़ी बात यह है कि पिछले मॉनसून के बाद ही यहां पर पिलर का काम हुआ था और जिस जगह पर पिलर का काम हुआ था उसी जगह से यह पुल टूटा है। और अचानक से पुल टूटने के कारण इसमें 3 से 4 गाड़ियां नदी में समा गईं। डोईवाला की यह तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें यह पुल टूटा है और गाड़ियां नदी में समा गईं। आप देख सकते हैं ये डोईवाला विधानसभा का रानी पोखरी क्षेत्र का पुल है जो कि अभी अभी मौके पर गिरा है। आप देख सकते हैं इसमें वाहन भी गिरे हुए हैं, कई लोग चोटिल भी हैं, लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस भी इस समय मौके पर पहुंच गई है। हम आपको बिल्कुल जीरो ग्राउंड से ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। न्यूज वन इंडिया सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। मैं रानी पोखरी से महेंद्र सिंह चौहान, न्यूज वन इंडिया डोईवाला के लिए। आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे साथ महेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। महेंद्र, अभी स्थिति क्या है? गाड़ियों को निकाल लिया गया है और जो लोग इसमें घायल हुए थे, जो गाड़ी में सवार लोग थे, उनके कंडीशन किस तरीके के हैं? देखिए, जो घायल हुए थे उनके कोई ज्यादा गंभीर चोटें तो नहीं आई हैं, साधारण चोटें थी क्योंकि इस पुल की ऊंचाई नदी से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं थी, इसलिए ज्यादा चोटिल वो नहीं हो पाए। हल्की फुल्की चोटें थी, कोई बड़ी हादसा होने से यहाँ पे बच गया है। लेकिन यह है कि यह पुल जो ऋषिकेश देहरादून मार्ग का जो मुख्य पुल था उसके टूटने से अब लोगों को डबल रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। उन्हें काफी मतलब दुगना रास्ता हम कह सकते हैं उन्हें करना पड़ेगा, घूम के आज जाना पड़ेगा। आप देख भी सकते हैं हमारे पीछे ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये है पुल। हम आपको लाइव तस्वीरें यहाँ दिखा रहे हैं। ये गाड़ियां इस तरह 2 लोडर और एक ओमनी वैन ऐसे गिरी हुई है। दूसरी साइड अभी आप देख सकते हैं उप जिलाधिकारी देहरादून भी मौके पर शायद पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं पुल के सामने से जिलाधिकारी देहरादून भी इस समय अभी मौके पर पहुंच रहे हैं। जी देख सकते हैं आप। और मैं आपको इधर भी दिखाना चाहूंगा, यहाँ आवागमन पूर्ण रूप से रोक दिया गया है। पुलिस ने सभी को यहाँ से जाने से बिल्कुल रोक दिया है। एसडीआरएफ भी यहाँ पर मौके पर है। काफी भीड़ यहाँ पर एकत्र हो रखी है, आप देख सकते हैं जी। और महेंद्र, पुल टूटने के बाद अब कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कोई जिम्मेदार अधिकारी पुल टूटने को लेकर बता पा रहा है कि आखिरकार पुल कैसे एक भी बारिश को झेल नहीं पाया? कि देखिए, हमने अभी यहाँ लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता हमारे साथ थे, हमने उनसे पूछा है तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि पुल काफी पुराना था, लेकिन और पुल टूटने की वजह उन्होंने ज्यादा पानी और अवैध खनन को यहाँ बताया है कि खनन होने से ये पुल टूटा है। ये उन्होंने जानकारी दी है। जी चलिए महेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र का आज 5वां दिन है और आज गन्ना मूल्य को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। सितारगंज शुगर मिल का मामला आज विधानसभा में गूंजा है। कर्मचारियों के भुगतान की मांग आज विपक्ष की तरफ से की गई है। जेके टायर प्लांट का मामला भी सदन में गूंजा। फैक्ट्री प्रबंधन पर श्रम कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने आज सदन में मामला उठाया है और हंगामा भी किया है। विधानसभा के सत्र का आज 5वां दिन है और आज सितारगंज के शुगर मिल का मामला विधानसभा में गूंजा। इसके अलावा श्रम कानूनों के उल्लंघन का मामला भी यहां पर गूंजा है। जेके टायर प्लांट का मामला है जहां पर विपक्ष की तरफ से यह आरोप लगाया गया है कि जेके टायर के प्लांट में श्रम कानूनों का उल्लंघन फैक्ट्री प्रबंधन की तरफ से किया जा रहा है। इसके अलावा आज की अगर बात करें तो आज विपक्ष गन्ना मूल्यों को लेकर प्रदर्शन करता रहा। सरकार को घेरने की कोशिश आज विपक्ष की तरफ से की गई। इसके अलावा आज विपक्ष ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा पहुंचा। कांग्रेस के कई विधायक ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे। इस दौरान जो केंद्र सरकार की तरफ से 3 कानून बनाए गए हैं उन कानूनों को रोल बैक करने की मांग की।
गन्ने को लेकर आज विधानसभा में जमकर संग्राम हुआ है। कांग्रेस को सदन में गन्ना ले जाने से विधानसभा के मार्शल्स ने रोक दिया। ये तस्वीरें देखिए, गन्ने को हाथ में लेकर विपक्षी सदस्य विधानसभा में जाने की कोशिश कर रहे थे। उस दौरान मार्शलों ने उन्हें गेट पर ही रोक दिया। ये तस्वीरें हैं विधानसभा के बाहर की, जहां पर गन्ना को लेकर, और ये देखिए दूसरी तस्वीर, ट्रैक्टर लेकर, ट्रैक्टर पर सवार होकर कई सदस्य आज विधानसभा पहुंचे। किसान विरोधी काले कानून को रद्द करने की मांग कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई। आज में 5वां दिन है सत्र का, और 5वें दिन किसानों के मुद्दे को लेकर, फसल के मूल्य को लेकर, विशेष तौर पर गन्ना के मूल्य को लेकर विपक्ष की तरफ से आज जोरदार हंगामा किया गया। इस वक्त सुदीप जैन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, 5वां दिन और 5वें दिन किसानों का मसला, किसानों के मुद्दे ही आज छाए रहे, लेकिन अंदर जितना कुछ हुआ उससे ज्यादा बाहर आज कांग्रेस के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। देखिए, आज कांग्रेसी सुबह से ही आक्रामक खबरों के साथ थे। सुबह वो ट्रैक्टर से विधानसभा तक पहुंचे, ट्रैक्टर लेके ही विधानसभा परिसर में प्रवेश कर गए और विधानसभा परिसर से ट्रैक्टरों से उतरकर हाथों में गन्ना लेकर सदन के, विधानसभा परिसर के अंदर सदन के गेट तक पहुंच गए, जहां चूंकि विधानसभा की सुरक्षा एक प्रोटोकॉल का इशू भी है। मार्शल आ गए उन्हें रोकने। जब विधायक नहीं रुके तो विधायकों से और मार्शलों के बीच धक्का मुक्की भी हुई है। काफी देर तक चले इस हंगामे के बाद विधायक शांत हुए और गन्ना वो अपनी तख्तियों को छोड़कर वो सदन में गए। सदन में भी हमने देखा आज सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी सत्ता से सवाल पूछे हैं। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और मंत्री हरक सिंह रावत के बीच बड़ा दिलचस्प संवाद हुआ है। हरक सिंह रावत इशारों में एक गोली कांड का भी जिक्र कर गए और कहा कि लोग मेरे सवालों को टेढ़ा बता रहे हैं, वो गोली भी टेढ़ी चला देते हैं। तो इस पर पूरे सदन ने ठाके लगाए। वहीं सितारगंज से विधायक जो विजय बहुगुणा के पुत्र भी हैं, सौरभ बहुगुणा, उन्होंने प्रश्न भी पूछा कि जो सिडकुल में फैक्ट्रियों द्वारा कोविड काल में कितने स्थानीय श्रमिक निकाले गए, इस पर भी उन्हें सही जवाब नहीं मिल सका। तो सदन का 5वां दिन है। सत्ता पक्ष के विधायकों में भी एक ललक है, एक छटपटाहट है कि वो क्षेत्र के मसले सदन में रखें और एक मैसेज भी अपने क्षेत्र में दे दें कि वो अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए चिंतित हैं, गंभीर हैं। तो आज 5वां दिन जो है कहीं ना कहीं सरकार के सामने, विशेषकर मंत्रियों के सामने, एक चुनौतीपूर्ण रहा है। सुदीप, आपने जिक्र किया कि ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा के परिसर में विधायक दाखिल हो गए। विधानसभा के सत्र के दौरान बाकायदा पास इशू होते हैं, जो पास लगी हुई गाड़ियां होती हैं उनकी ही एंट्री होती है। फिर ये ट्रैक्टर से विधायक कैसे विधानसभा के परिसर में दाखिल हो गए? जी देखिए, सदन में विधायकों का अपना प्रोटोकॉल है। कल हमने देखा साइकिल से विधायक आए थे, हालांकि बाद में इनकी साइकिल हटा दी गई। आज वो ट्रैक्टर से अंदर तक आ गए और विधानसभा परिसर का एक पूरा राउंड लिया, फिर गेट पे आए और हाथों में गन्ना लेकर सदन के वेल के मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंच गए। हालांकि जब विधायक वेल तक पहुंच गए तो उसके बाद इंटेलिजेंस जो विधानसभा का देखती और सुरक्षा कर्मियों में भी हड़कंप मचा। पर चूंकि ये मामला विधानसभा के अपनी इंटरनल सुरक्षा का है और उनके मार्शल्स इसे देखते हैं, लिहाजा मार्शल आ गया और विधायकों को रोका। कहीं ना कहीं एक इंटेलिजेंस फेल्योर भी इसे माना जा सकता है। हालांकि ऑन कैमरा इसे कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है, लेकिन ये एक बड़ा मसला था और जो विपक्ष आक्रामक मूड में था, विपक्ष जो करना चाहता था वो सफलतापूर्वक कर ले गया। और ये गन्ना लेकर विधानसभा के अंदर दाखिल होने का क्या मतलब है? और वहां पर अगर मार्शल उनको रोक रहे थे तो उनसे धक्का मुक्की क्यों? क्योंकि विधानसभा के अंदर अब गन्ना लेकर तो नहीं जा सकते। जी बिल्कुल, यही जो आपने बात कही, यही मंत्री हरक सिंह रावत से जो मेरी बातचीत हुई है इस विवाद के दौरान, उन्होंने कहा देखिए विरोध विपक्ष करता है, लेकिन अब कोई आज आपका गन्ने का इशू, आप गन्ना ले जाएंगे, किसी का गेहूं का इशू है तो गेहूं की बोरी ले जाएगा। अंदर विधायक बैठे हैं, उनकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है, विधानसभा अध्यक्ष हैं, पीठ है। पर चूंकि ये माना जा रहा है अंतिम सत्र है, करीब 6 माह के भीतर विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस को भी पता है कि किसानों का मुद्दा, गन्ना किसानों के मूल्यों के भुगतान का मुद्दा, गन्ने की जो मूल्य है उसको बढ़ाकर जारी करने का मुद्दा, ये मुद्दे बरकरार हैं। और चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस को पता है ये माइलेज देगी। कहीं ना कहीं जो मीडिया कवरेज करता है वो बाहर मैसेज जाता है, इससे कहीं ना कहीं पार्टी को बकअप मिलता है। लिहाजा ये विरोध तो उनका था ही, पर ये इसके पीछे एक पॉलिटिकल एंगल भी है, राजनीतिक मंशा भी है। चलिए सुदीप, आप मेरे साथ बनी रहिएगा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
इस पूरे प्रकरण पर, इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहते हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता से चुने हुए प्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए और मैं ऐसा मानता हूं कि जो जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो सभी जनता के प्रतिनिधि हैं, इसलिए उनकी कोई बात है तो उसका पूरा सम्मान होना चाहिए। आज कांग्रेस ने सर किसानों को लेकर के प्रदर्शन कर रहा है, गन्ना किसानों को लेकर के, क्या कहेंगे? इस बारे में मैं यही कह सकता हूं कि इतना बड़ा सदन चल रहा है और सदन के अंदर हम बहस करने के लिए तैयार हैं, हम सदन पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। उनको सदन के अंदर अपनी बात करनी चाहिए और एजेंडा केवल और केवल इस समय उत्तराखंड की जनता के हित का होना चाहिए। उत्तराखंड के जो दूर दराज के लोग हैं उनके विकास की बात हो रही है, उनके उन्नयन की बात हो रही है, उनको आगे लाने की बात हो रही है। देखिए, लोकतंत्र है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और सरकार हर मसले पर बातचीत को तैयार है, चर्चा को तैयार है। सुदीप मेरे साथ जुड़े हुए थे। सुदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज 5वां दिन है। विपक्ष सरकार को घेरने में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहता। सदन के बाहर कांग्रेसियों ने आज कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस ने आज विधानसभा के बाहर ट्रैक्टर रैली निकाली। साथ ही कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा की ओर कूच किया। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद तबाही हुई है और सीएम भी इसको लेकर एक्टिव मोड पर हैं। सीएम सहस्त्रधारा रोड स्थित केरी गांव का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। खास बात यह भी है कि सीएम के साथ विधायक उमेश काऊ चप्पलों में ही मौके पर पहुंच गए और सीएम के साथ ही विधानसभा लौटे। सीएम ने न्यूज़ 1 इंडिया के सवाल पर बोलते हुए कहा कि स्थानीयों को जो नुकसान हुआ है उसकी सूचना उनको मिली है, इस पर तेजी से काम हो रहा है। साथ ही निर्देश भी दिए गए कि प्रभावित लोगों को राशन का संकट ना हो। नहीं, बहुत सारी जगह से सूचना आई है। आपदा में काफ़ी जगह पर नुकसान हुआ है। हमारा प्रयास है कि आपदा में जो सड़क हमारी ख़राब हो जा रही हैं, कट जा रही हैं, बह जा रही हैं, एक तो जल्द से जल्द वो चालू हों। दूसरा, जो उन इलाकों से कटे हुए जो सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लोग हैं उनको हमारे खाद्यान्न इत्यादि की सप्लाई ठीक से हो जाए, ज़रूरती चीज़ें उनके पास पहुँचे, जिससे कि उनका जनजीवन जो है कम से कम चलता रहे। किसी को किसी भी जो ज़रूरत है उस ज़रूरत के कारण से उनका जीवन प्रभावित न हो, उसकी समुचित व्यवस्था हम कर रहे हैं। देहरादून में कोविड घोटाला के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डायरेक्ट एक्शन लिया है और तत्काल 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। मीडिया से बातचीत में सीएम ने कहा कि मैंने जिस दिन पद के साथ गोपनीयता की शपथ ली थी उसी दिन ये साफ संकेत दे दिए थे कि कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो उसे माफ नहीं किया जाएगा। पद और गोपनीयता की शपथ ली थी, मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया था। आप सब लोगों के माध्यम से और बहुत सारी जगह से मेरे पास ये बात आई थी कि इसमें बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है और कोविड जांच में बहुत घपला हुआ है। तो मैंने कहा था कि अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं, लेकिन हम इसकी जांच करवाएंगे और जांच परिणाम आने के बाद हम इस पर कार्रवाई करेंगे। अब जांच रिपोर्ट आ गई है और जांच रिपोर्ट के आधार पर हमने ये कार्रवाई की है। अगर इसमें अभी जांच रिपोर्ट आगे भी होनी है और भी जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। देहरादून के रायपुर से सहस्त्रधारा को जोड़ने वाली लिंक रोड का करीब 30 फुट सड़क तेज बहाव के कारण बह गया। बीते 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। गुरुवार रात को भी भारी बारिश में खैरी मानसिंह गांव में रायपुर से सहस्त्रधारा को जोड़ने वाली लिंक रोड नदी में तेज बहाव के कारण कई मीटर बह गई। खैरी में इस घटना के बाद स्थानीय विधायक उमेश शर्मा मौके पर खुद पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। सड़क के दोनों तरफ को इस वक्त बंद कर दिया गया है। 2-2:30 बजे रात की कहानी है ये। रात को और इतना जलस्तर आपने पहले देखा नदी में? नहीं, इतना 1972 में आया था। 1972 में आया था। और कितने लोगों की मतलब जैसे मैगी पॉइंट थे आगे घर भी ध्वस्त हो चुके हैं, कितने लोगों को मतलब ये तो अभी जानकारी नहीं है, पर हाँ। रास्ता टूटा हुआ है, ब्लॉक अच्छा टूटे हुए हैं, अब आगे जाने का रास्ता नहीं। ठीक सब पता चलेगा इसके बारे में क्या हुआ है। मसूरी में देर रात हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। मसूरी देहरादून मार्ग पर भूस्खलन होने से सड़क बाधित हुआ है, जिससे लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वह प्रशासन की ओर से मलबा हटाने का काम जारी है। मौके पर जेसीबी भी तैनात कर दी गई है, जिसके बाद रोड को शुरू कर दिया जाएगा।
वर्तमान में वहाँ पे 2 जेसीबी तैनात की गई हैं और साथ ही साथ रात्रि के समय जो परिवहन है उसको भी हम लोग रोक रहे हैं और वहाँ पे लगातार जो पीडब्ल्यूडी के मेट्स हैं उनको डिप्लॉय किया हुआ है और पुलिस भी डिप्लॉयड है। तो वहाँ पे चूँकि ये देहरादून और मसूरी को कनेक्ट करने वाली एक ही सड़क है, तो उस हिसाब से हम लोग लगातार उस पर ध्यान बनाए हुए हैं और जैसा मौसम विभाग का जो भी अनुमान या हमें वार्निंग प्राप्त होती है तो उस हिसाब से वहाँ पे निर्णय लिया जाता है। पहाड़ का ट्रीटमेंट के लिए कोई कार्य योजना? जी, पहाड़ के ट्रीटमेंट के लिए वर्तमान में ऐसा है कि आपको पता हो ये पहाड़ जो है अभी उसका जो जियो स्टैटिक कंडीशन है वो वहाँ पे गिर रहा है, पहाड़ जो है वो निकल रहा है। ये वर्तमान में नरेंद्रनगर में बीते 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही, जिससे ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर फकोट के पास एक हिस्सा गिर गया, जिसके बाद हाईवे के दोनों तरफ कई वाहन फंस गए। वहीं हाईवे का हिस्सा टूटने से बगड़धार, हिंडोल खास सहित कई मार्ग बंद कर दिए गए। अधिशासी अभियंता का कहना है कि रास्तों को खोलने के लिए लगातार प्रयास हो रहा है। आपको बता दें कि सड़कें बंद होने से गंगोत्री बद्रीनाथ क्षेत्र का संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद जहां बारिश से कई ग्रामीण क्षेत्रों में पानी और मलबा भर गया, वहीं बच्चों को भी स्कूल जाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। भारी बारिश से रोड पूरी तरीके से बाधित हो गए, लेकिन फिर भी प्रशासन ने स्कूलों को बंद नहीं किया है, ना ही बच्चों को छुट्टी दी गई है। खराब मौसम में बच्चों को नदी नालों के पास से आना जाना पड़ रहा है, जो उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि प्रशासन ने नदी नालों के पास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के आदेश दिए हैं। थानों से भोगपुर ऋषिकेश जाने वाले मार्ग में बिधालना नदी में बहुत ज़्यादा पानी आ रखा है और ऐसे ही यहाँ पे भोगपुर से देहरादून जाने वाले मार्ग बिधालना नदी पे ज़रूरत से ज़्यादा पानी है। यहाँ पर ना कोई चेतावनी बोर्ड है, ना कुछ है, और यहाँ पे जो आने जाने वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भोगपुर से देहरादून जाने वालों को जो 10 किलोमीटर घूम के बानीवाला वाया जोलीग्रांट होकर जाना पड़ रहा है। ऐसा ही थानों से जिसको ऋषिकेश जाना है उसको भी है। जैसा है ना, जो यहाँ का लोग तो परेशान है ही है, पर ना पुस्ता बनाता है, ना कुछ बनाता है, ना यहाँ का ना कोई प्रधान, ना प्रशासन, कोई नहीं सुनता है। रात भर जगता है, जब कब नदी आए बह जाएगा पब्लिक। ये बात है यहाँ का, सब जगह बन गया पर यहाँ नहीं कोई सुनवाई लेती है। काफी परेशानी। हाँ, बहुत ज्यादा परेशानी यहाँ का। बन जाए हमारा सबका परेशानी, पुस्ता बन जाए ना तो फिर परेशानी दूर हो जाएंगे। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार देर रात से हो रही भारी बारिश से नदियां अपने उफान पर हैं, गली मोहल्लों में पानी भर गया है, जंगलात के पानी से नदी नाले उफान पर हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये सोंग नदी है, बिल्कुल घरों से मिलकर बह रही है। लोग रात भर सो नहीं पाए हैं कि कहीं उनका बनाया हुआ आशियाना बह न जाए, लेकिन शासन प्रशासन ने भी इन लोगों को सतर्क कर दिया है कि अपना घर छोड़कर रैन बसेरों में चले जाएं, क्योंकि कभी भी कोई भी हादसा यहाँ घट सकता है। आप देख सकते हैं सोंग नदी बिल्कुल उफान पर है और इसी तरह अन्य नदियां भी जो इस क्षेत्र की हैं वो अपने पूरे उफान पर चल रही हैं। मैं महेंद्र सिंह चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, डोईवाला। हरिद्वार कुंभ में हुए कोरोना जांच घोटाले में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सरकार ने 2 छोटे अधिकारियों को निलंबित कर महज खानापूर्ति की है। सरकार को इस पर जांच करानी चाहिए। आम आदमी पार्टी का कहना है कि पूरे मामले में सीबीआई को इस पर जांच करनी चाहिए, क्योंकि कुंभ में कोरोना की अनियमितता से पूरे उत्तराखंड पर प्रभाव पड़ा। ऐसे में सरकार ने सिर्फ 2 अधिकारियों पर ही कार्रवाई की है। तो देहरादून में आज आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हरिद्वार कुंभ में जो कोविड जांच के दौरान घोटाला हुआ है उस पर उन्होंने आरोप लगाया कि इस पर सिर्फ 2 अधिकारियों पर कार्रवाई करके खानापूर्ति की गई है, जबकि इस मामले पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।